बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ सरफेस पर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव करना है आज के टॉपिक में। उससे पहले हम थोड़ा प्रीव्यू ले लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक का, जो कि था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ with a force that is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूनिवर्स के अंदर, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेस के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस की। यानी कि अगर हम मैसेस को इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगी विद द पावर 2। अब हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस के लिए। तो उसके लिए हमारे पास दो फोर्सेस जो है वो हम लोगों ने माइंड में रखनी है कि हमारे पास एक तो अर्थ की सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका हम लोग उसके और अर्थ की सरफेस या सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं पहले अर्थ का और उस ऑब्जेक्ट का मैस। अब अर्थ का जो मैस है, मैस ऑफ अर्थ को हम डिनोट करते हैं एम सबस्क्रिप्ट ई से। एम ई से हम डिनोट करते हैं मैस ऑफ अर्थ को, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस पे प्लेस किया गया है उसका मैस हमने डिनोट कर दिया है स्मॉल एम से। इसी तरह से जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू जो है वो आर ई है, और हमारे पास इसके लिए अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फार्मूला आएगा, यानी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है तो अर्थ जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रही है उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला आएगा दैट विल बी एफ इज़ इक्वल्स टू जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। एक और भी फोर्स होती है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे मौजूद होता है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। यानी कि वेट वो फोर्स होती है जिससे अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। अब फोर्स, वेट फोर्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू एम जी। दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, दोनों अर्थ में केसेस में अर्थ जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इक्वेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों इक्वेशंस हैं, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं तो वी गेट एम जी यानी कि वेट इज़ इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब कैंसिलिंग मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का, विच इज़ इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब इस फार्मूला से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जी है वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आप पूरी यूनिवर्स में कहीं पे भी जाएं जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक चीज़ मास ऑफ अर्थ और दूसरी चीज़ है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पे मौजूद है, इन दैट केस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी मैक्सिमम, और जैसे जैसे वो हाइट की तरफ मूव करता है, एल्टीट्यूड की तरफ मूव करता है, तो जी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। और इस फार्मूला में हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट के मास का कोई भी जिक्र नहीं है, यानी कि वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लें, चाहे वो हैवियर हो चाहे वो लाइटर हो, दोनों केसेस में हमारे पास जी की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो सेम रहेगी। अब ये तो हमारे पास फार्मूला आ गया है अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी के लिए। इसी तरह से अगर हम लोग वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फार्मूला हमारे पास सेम यही रहेगा, लेकिन उसमें हम लोग
मास ऑफ अर्थ के बजाय मास ऑफ मून मेंशन कर देंगे, और इसी तरह से रेडियस ऑफ अर्थ के बजाय हम लोग रेडियस ऑफ मून को मेंशन कर लेंगे। अभी क्वेश्चन 1 जो है वो हमारे पास मौजूद है फॉर वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, और इक्वेशन 2 जो है वो शो कर रही है वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस। और इससे हम लोग अगर रेशो ले लें कि हमारे पास अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी से कितनी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चन 1 और 2 को आपस में। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो मून की ग्रेविटी से 6 टाइम ग्रेटर है। और इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है दैट इज़ 100 टाइम ग्रेटर देन मास ऑफ मून, एंड सिमिलरली जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो मून के रेडियस से 4 टाइम्स ग्रेटर है। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी हम एक नॉर्मल एक वैल्यू ले लेते हैं, कांस्टेंट इसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसकी वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करता है तो उसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज़ आता है, यानी कि हर सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड इंक्रीज़ करती है। सिमिलरली जब हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसके अंदर डिक्रीज़ भी इसी स्पीड से आता है, यानी कि हर सेकेंड बाद 9.8 मीटर्स पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाती है। और जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल आता है कि क्या वैल्यू ऑफ जी पूरी अर्थ सरफेस पर कांस्टेंट है या फिर नहीं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ जी के लिए, उसमें हम लोग अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर के तौर पर अज्यूम करते हैं जिसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट है और वो एक परफेक्ट स्फीयर की शेप में। बट इन एक्चुअल अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ जो है यानी कि वो थोड़ी इलिप्टिकल शेप में है, और इक्वेटर्स पर जो है वो अर्थ जो है वो थोड़ी सी बल्ज आउट करती है, यानी कि वहाँ पर से उसका डिस्टेंस जो है वो ओवल शेप में आ जाती है एट इक्वेटर्स। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के इक्वेटर पे मौजूद है और ऑब्जेक्ट अगर पोल्स पे मौजूद है तो उन दोनों पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। और उसका रीज़न ये है कि चूंकि उसकी शेप यूनिफॉर्म नहीं है तो हर पॉइंट पर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा, यानी कि आर ई की वैल्यू चेंज होगी। और जब आर ई की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास जो फॉर्मूला था जी के लिए, जिसमें हमारे पास जी वॉज इक्वल्स टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी भी चेंज करेगी, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास पोल्स पर है वो डिफरेंट होगी उस वैल्यू से जो हमारे पास इक्वेटर पर है। दूसरी चीज़ जिस पर हमारे पास जिससे वेरिएशन आती है, चेंज आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वो है एल्टीट्यूड, हाइट। यानी कि मैंने आपको बताया कि अभी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो जैसे वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है तो उसकी वैल्यू ऑफ जी जो है उसमें चेंज आता है, उसमें डिक्रीज़ आता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है यानी कि मैक्सिमम हाइट पे उसकी वैल्यू जो एक्सेलरेशन होती है वो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट अर्थ से अपवर्ड मूव करता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज करती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वैल्यू ऑफ जी बिल्कुल 0 हो जाती है। और जिस पॉइंट तक वैल्यू ऑफ जी मौजूद होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही होती है ऑब्जेक्ट को, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हमारे पास जी की वेरिएशन के लिए जो फॉर्मूला होगा विद एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट के साथ अगर जी वेरी कर रही है तो उसके लिए भी हम एक फार्मूला देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमें बता रही है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ की सरफेस पर जब ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उस वक्त जी की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है कि इस केस में हम जितने भी फार्मूलाज ले रहे हैं वो फार्मूला अर्थ को परफेक्ट स्फीयर के तौर पर अज्यूम करके लिए जा रहे हैं। हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, और इसी अजम्पशन के साथ ही हम तमाम तर फार्मूलाज लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस हमारे पास क्या होगी, जी इज़ इक्वल्स टू
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपवर्ड हाइट पे मूव करेगा तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो चेंज होगी, और वो किस रेशो से चेंज होगी, यानी कि इनिशियली ऑब्जेक्ट जो था वो सेंटर ऑफ अर्थ से आर ई डिस्टेंस पे मौजूद था जब वो सरफेस ऑफ अर्थ पे था, लेकिन जैसे ही उसको हमने हाइट एच मूव कराई है अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अब डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ और उस पॉइंट पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होके आर ई से चेंज होके आर ई प्लस एच हो गया है। तो इसी तरह से हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच जो है वो इक्वल हो जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी कि अब हमारे पास आर ई के बजाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर इसमें आ जाएगा, जिसको हमने क्वेश्चन 2 से डिनोट किया है। अब हम लोग फॉर्मूला ले लेते। अब हमारे पास एक इक्वेशन 1 जो है वो शो कर रही है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, जबकि क्वेश्चन 2 शो कर रही है वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जी एच ओवर जी विल बी इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर। Now taking आर ई कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर में से हमने आर ई के स्क्वायर को कॉमन लिया है, और जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म आई है दैट इज़ 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम लोग इस पे लगाएंगे बायनॉमियल एक्सपेंशन। बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा के और हायर टर्म्स को हमने निगलेक्ट किया है, और जो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी थी इसको हम लोगों ने दूसरी साइड पे मूव कर लिया है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच इट इज़ इक्वल्स टू स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस इनटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय आर ई। अब ये फार्मूला ये शो करता है कि जैसे जैसे हमारे पास हाइट या एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो वैल्यू है 2h ओवर आर ई उसकी वैल्यू में डिक्रीज़ आता जाएगा, और हमारे पास जो है वो जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करेगी। यानी कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड में इंक्रीज आएगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन विद द डेप्थ, यानी कि डेप्थ के वेरी होने से भी जी की वैल्यू में चेंज आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अर्थ जो है वो कोई यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं है। अर्थ की सरफेस पे जहाँ पर पहाड़ मौजूद है वहाँ समंदर भी मौजूद है, यानी कि कहीं पर अर्थ की सरफेस पे हाइट है, ऑब्जेक्ट्स अपवर्ड मौजूद हैं और कुछ जो है वो डाउनवर्ड है। तो एल्टीट्यूड्स पे जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसी तरह से हम जब डेप्थ की बात करेंगे तो डेप्थ में भी जो है वो जी की वैल्यू चेंज होगी, और उसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग अपने कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।